नमस्कार, मैं मनु पवार और मेरे साथ आपको दूसरे विंडो में जो गेस्ट दिख रहे हैं वो हैं जॉय हुकुल साहब। उत्तराखंड के जाने माने हंटर हैं, शिकारी हैं, जो कि सरकार की अनुमति से अब तक 47 आदमखोर तेंदुओं को ढेर कर चुके हैं और कुछ तेंदुओं को पकड़ने में भी उन्होंने वो बड़े मददगार रहे हैं। और उनसे बात करने की वजह यह है कि इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ों में निरभक्षी तेंदुओं का, या जिसे हम हमारे लोकल भाषा में बाघ ही कहते हैं, उनका आतंक है, उनका दहशत है। खासकर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में तो हाल ही में तेंदुए की आतंक की घटनाएं बढ़ी हैं। पौड़ी हो गया, लैंसडौन हो गया, पोखड़ा हो गया, वहां मौतें भी हुई हैं तेंदुए के हमले में। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और वन विभाग कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? सरकार इतनी लाचार, इतनी बेबस क्यों दिख रही है तेंदुओं के हमले में? और क्या जो आम लोगों के बीच धारणा है कि तेंदुए की संख्या ज्यादा हो गई है, क्या वो ये बात सही है कि तेंदुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोड़े हुए हैं पहाड़ों में? ऐसी जो धारणाएं हैं उनका क्या आधार है? इन तमाम सवालों पर मेरे साथ जो जॉय कुल साहब है उनसे बात करेंगे, क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव रहा है तेंदुओं को चेज करने का इस तरह की सिचुएशन में। तो जॉय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पौड़ी से जुड़े मेरे साथ इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं ये उस पर बात करूं, पहले तो जॉय उकुल साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि कितने साल हो गए आपको, मतलब ऑफिशियल हंटर के रूप में आप काम कर रहे हैं वन विभाग के साथ, और क्या अभी भी आप वन विभाग के साथ सहयोगी भूमिका में हैं? अ, मैंने देखिए, करीब मुझे 14 साल से मैं लगातार काम करता रहा इस क्षेत्र में। और लेकिन अब क्या हो गया है कि एनटीसीए जो है उसकी ये गाइडलाइंस है कि आप किसी प्राइवेट शूटर को नहीं इसमें शामिल करेंगे। तो फिलहाल तो सरकारी विभाग वाले जो हैं वही इसका प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का। और पिछले 14 साल से मैं लगातार इसमें रहा। हम्म। तो मैंने जो संख्या बताई, क्या वो करेक्ट है? संख्या देखिए, संख्या बेतहाशा बढ़ गई है गुलदारों की। हम्म। और संख्या, अब आप जैसे सरकारी आंकड़े देखेंगे तो वो करीब 2300 करीब वो बताते हैं। लेकिन मेरा अपना जो मैंने देखा है वो किसी भी सूरत में 5000 से कम नहीं है। और हमारे एक पूर्व आपके वन मंत्री थे, उन्होंने भी एक बार कहा था कि इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। तो हकीकत यह है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ हम्म। तो जॉय कुल साहब बता रहे हैं कि संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जॉय भाई, मैं ये समझना चाह रहा था कि हाल की जो घटनाएं आपके इर्द गिर्द हुई हैं, खासकर आपके जहां पौड़ी में रह रहे हैं, पौड़ी जिले में जो खासकर घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में कुछ ब्रीफ बता पाएंगे? ये जो घटनाएं अभी हुई हैं रिसेंटली। देखिए, अब क्या है कि ये गुलदार जो है इसको प्रकृति ने एक मांसाहारी बनाया, और इसके पास मांस खाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। और जब इसे भूख लगेगी तो अ, ये मजबूरी में इंसानों पे भी हमला करेगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे गुलदारों की संख्या हजारों में है, तो आपके एक साल में मैंने मैक्सिमम देखा है हमारे पूरे प्रदेश में 13 गुलदार बिगड़े थे, जिन्होंने कि आदमियों पे हमला किया था। जानवरों पे तो करते ही हैं। और किसी साल 10, किसी साल 11, किसी साल 12, किसी साल 7, किसी साल 8, कभी 3, कभी 4। तो भूख में तो सभी रहते हैं, मतलब उसका हमले का कारण यही है कि उनका अपना पेट भरना, किसी दुश्मनी में हमला नहीं करते हैं वो। लेकिन ये एक आइडिया आ जाना दिमाग, कई गुलदार, आपके हजारों सैकड़ों गुलदार जो हैं वो भूखे रहते हैं जंगलों में। और जंगलों में औरतें या कई बार उनको आदमी दिखते हैं, इंसान दिखते हैं, और इस स्थिति में दिखते हैं कि वो उन पे हमला भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन वो आइडिया उनके दिमाग में नहीं आता। लेकिन कुछ गुलदार जो कि थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं उस सोच में, उनको एक आइडिया आ जाता है और किसी तरीके से वो भूख में इंसान पे जब हमला करते हैं,
और इंसान को हमला करके जब वो एक बार उसका मांस खा लेते हैं, तो वो उनकी खाने की लिस्ट में शामिल हो जाता है। तो ये कुल मिला के ये है कि एक आइडिया आ जाना। जिस तरीके से आप देखिए हम इंसानों में भी हम लोग सब प्रेशर में रहते हैं, लेकिन बहुत से प्रेशर में कुछ ही इंसान ऐसे होते हैं जो कि ये गलत कदम उठा देते हैं। तो यही गुलदारों के साथ है। मैंने ऐसे भी गुलदार देखे हैं जिनके दाँत और नाखून सारे टूट गए। ऐसा एक नहीं, मैंने कई गुलदार देखे हैं, लेकिन उन्होंने इंसानों पे कभी हमला नहीं किया। तो अगर आप संख्या देखें, तो जितनी संख्या है उस हिसाब से बिगड़ बहुत कम रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ गुलदारों को ये देखें कि इंसानों पे उनका क्या असर पड़ रहा है, तो वो जो बाकी गुलदार हैं जो इंसानों पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के पशुओं को मार, जिससे कि उनका रहना बहुत मुश्किल हो गया गाँव में। क्योंकि गरीब लोग हैं, किसी की 2-3 बकरी हैं, किसी की 1 गाय, 1 भैंस है, उसी से पूरा परिवार चलता है। तो संख्या इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप कह रहे हैं जॉय भाई कि संख्या तेंदुओं की ज्यादा बढ़ गई है। आप बता रहे हैं कि जो वन विभाग कह रहा है कि 2300 गुलदार हैं उत्तराखंड में, तेंदुए हैं, और आप कह रहे हैं कि 5000 से ज्यादा है। इतना डिफरेंस, मतलब इतना अंतर कैसे आ सकता है? मतलब ये जो संख्या है, ये क्या क्या पैमाना है इसको मापने का कि इतने गुलदार बढ़ गए हैं या इतने गुलदार हैं अभी? देखिए, हकीकत ये है कि अभी जिस तरीके से इनकी काउंटिंग होनी चाहिए, उस तरीके से काउंटिंग नहीं। और काउंटिंग इनकी जो है मुझे लगता है जो सही तरीका है वो उस तरीके से नहीं हुई। एक सिर्फ़ क्योंकि बहुत मुश्किल भी है पहाड़ों में इस तरीके से काउंटिंग करनी। तो इनकी काउंटिंग उस तरीके से हुई नहीं कि इनका बिल्कुल सही नंबर सामने निकल के आया, क्योंकि वो एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और मेरी एक बार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे थे जो कि कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझसे पूछा, सर आप इतने उत्तराखंड में घूम रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इनकी संख्या कितनी है? तो मैंने उनसे कहा, अपने हिसाब से बताया, भई 16,500 हमारे गाँव हैं, अगर उनमें भी आधे कर लें, फिर आधे कर लें, एक ही गुलदार सब जगह घूम रहा है, इतने नगर पालिका है, इतने शहर है, तो मैंने कम से कम 5,000 से कम नहीं है। तो वो लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, यार तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, मैंने ज़्यादा बोल दिया? तो उन्होंने कहा कि सर आप कम बोल रहे हैं, इनकी संख्या इनसे भी ज़्यादा है। अच्छा। तो तो आप ये देखिए कि बस्तियों के पास शाम के वक़्त में आपको 5 स्क्वायर किलोमीटर में 1 से लेके 5-6 तेंदुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि वो शाम के समय बस्तियों में आ जाते हैं आसान शिकार के लिए। तो संख्या इनकी बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, और हज़ारों में है, इसमें भी कोई शक। तो आप कह रहे हैं कि संख्या बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, हजारों में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो धारणा जो आम लोगों में है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहीं से पकड़ के इन तेंदुओं को पहाड़ में छोड़ा हुआ है, क्या ये उससे पुख्ता करती है या ये बस सिर्फ एक ऐसे ही लोगों ने धारणा बना ली है? नहीं, ये देखिए एक धारणा है, और मैं तो हम लोग जहाँ भी इस ऑपरेशन के दौरान गए, तो लोगों की ये बहुत एक वैसी धारणा है कि साहब ये फॉरेस्ट वाले छोड़ते हैं। तो मैं उनसे मज़ाक में ये बोलता हूँ, ये फैक्ट्री में तो बनते नहीं हैं कि फॉरेस्ट वाले इनको छोड़ रहे हों कहीं से। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, ये बताइए आपके दादा कितने थे? तो उन्होंने कहा, 1 दादा था हमारा। तो परिवार आपका बढ़ गया। अब आप ये देखिए कि एक मादा जो है वो 2.5 से 3 साल में बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती है, और 1 साल में वो मादा जो है करीब-करीब आपके 2 बच्चे उसके बच जाते हैं, कभी 4 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। तो उन 2 में से भी अगर 1 मादा हो, वो भी 2.5-3 साल में फिर तैयार हो जाएगी, और हर साल बच्चे देते हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें कि आपके 10 साल पहले एक मादा थी इलाके में, तो वो तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो ये उनकी संख्या बढ़ना ये है कि देखिए हम इंसानों की भी संख्या बढ़ी है, सूअरों की भी संख्या बढ़ी है, बंदरों की भी संख्या बढ़ी है, और इसी तरीके से गुलदारों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी। कहीं से उनको तो लाके ऐसा छोड़ा नहीं जा रहा। तो जॉय साहब इस बात का इनकार कर रहे हैं कि गुलदारों को कहीं से लाके छोड़ा गया है पहाड़ों में, जो आमतौर पे धारणा बनी है। एक तो जॉय भाई ये थोड़ा सा हल्का सा मुझे एक अंतर समझाइए। आमतौर पे हम तो खैर पहाड़ में हम बाघ ही कहते हैं,
ये जो गुलदार और जो तेंदुआ ये जो कहते हैं या बाघ है, इसमें क्या फर्क आप हम मतलब माने? एक सामान्य एक जो है एक उसकी दिलचस्पी है जानने में। ये क्या जी, जी। आप कहते हैं? आप गुलदार उलदार कह रहे हैं, हम पहाड़ में सब आप जानते ही हैं, बाघ बाघ कहते हैं। तेंदुआ जो है सरकारी, लेपर्ड जो है वो है, ये क्या है मतलब? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पहाड़ों में इसको बाघी बोलते हैं और हकीकत में ये बाघ नहीं है। अगर आप बाघ देखेंगे हिंदी में तो बाघ का मतलब होता है टाइगर, जो धारीदार होता है और साइज़ में इससे काफ़ी बड़ा होता है गुलदार से। तो और हमारे यहाँ जो है वो गुलदार ही पाया जाता है और गुलदार एक तेंदुआ एक प्रजाति है। अगर आप उसको बायोलॉजी में देखेंगे तो तेंदुआ एक प्रजाति है जिसके ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको इसका सही नाम जो है वो गुलदार ही है। और मुझे याद है कि एक बार 2000 मुझे लगता है 2012 में अल्मोड़ा में कोई नरभक्षी के पीछे थे, तो उसके बाद कुछ पत्रकार थे, तो उस समय सारे हमारे जो आपके आते थे पेपर, न्यूज़पेपर, उसमें बाघ, बाघ, बाघ लिखते थे। तो लोगों को ये लगता था यार ये तो हमारा नेशनल एनिमल है और ये लोग मारे जा रहे हैं इस तरीके से। तो हमने उनसे कहा कि भई आप इसको बाघ ना लिख के गुलदार लिखिए। तो वो गुलदार है। और लेकिन हम लोग पहाड़ की भाषा में चाहे कुमाऊँ हो, चाहे गढ़वाल हो, सभी लोग बाघ बोलते हैं और मेरे मुँह से भी बाघ निकल जाता है, लेकिन हकीकत में वो गुलदार है। गुलदार है, उसकी बॉडी में शायद जो चकते होते हैं वो उसकी पहचान कराते हैं। कैसे आप हाँ, हाँ, वो समझाएं? फूल-फूल से उसके बने होते हैं ना। और आपके टाइगर के हम्म तो एक लाइन सी होती है, लकीरें होती हैं उसकी। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो आपने कहा कि संख्या बढ़ी है और आबादी बढ़ी है और ये यही बढ़ी है, ऐसा कोई बाहर से लाया नहीं गया है। तो फिर ये जो हमले बढ़े हैं, क्या हम ये माने कि उनके लिए खाने की कमी हो गई है? जहां उनकी जो हैबिटेट है, जहां वो रहते हैं, जंगल जो है, खाने की कमी हो गई है? क्या है मतलब, ऐसा क्या है कि इनके हमले बढ़ गए हैं आबादी की तरफ? देखिए एक तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से ये बताऊँगा कि आप एक कमरे में जिसमें 2 लोगों के रहने की जगह है, उस कमरे में अगर 12 लोग आ जाएँगे तो वो किस तरीके से रहेंगे। तो संख्या जब इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो जंगल में जो कुछ भी जानवर है, इनमें आपस में भी संघर्ष है, आपस में भी संघर्ष। तो इन्होंने एक नया रास्ता ये चुन लिया है कि ये आसान शिकार के लिए बस्तियों की तरफ आते हैं। क्योंकि हमारे जो जानवर हैं, पालतू जानवर वो बड़े आसान होते हैं पकड़ने में और हमारे जो जंगली जानवर हैं वो पकड़ने में आते नहीं हैं। वो बहुत होशियार होते हैं, दौड़ने-भागने में बहुत तेज़ होते हैं। तो इन गुलदारों ने बस्ती के पास आके रहना और बस्ती के ही जो हमारे जानवर हैं उसको उनसे अपना मतलब पेट भरना, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है और इन्होंने एक ये आसान तरीका निकाल दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह से हम इंसान लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करके, कम मेहनत करके कुछ सुविधा चाहते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने भी एक शॉर्टकट ये निकाल लिया है कि जंगल में कौन इतनी मेहनत करेगा, आसान जब शिकार यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बड़ा आम हो गया है। जंगल में बहुत कम गुलदार हैं और क्योंकि आसानी देखिए सबको सुविधा चाहिए, वो भी इस पृथ्वी के ही एक प्राणी हैं। जैसे हम लोग अपनी जीवन सरल बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक कुछ सोच के किस तरीके से अपने आसान तरीका ढूँढ रहे हैं। तो जो तेंदुए हैं या जो गुलदार जिन्हें जॉय हुकुल साहब कह रहे हैं, वो शिकार के लिए आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि संघर्ष ज्यादा है शिकार के भोजन का। जैसा जॉय साहब बता रहे हैं कि संख्या बड़ी है तेंदुओं की, तो उनमें भोजन की कमी अपेक्षाकृत कम हुई है, कमी हुई है। तो जॉय साहब, ये जो आप बता रहे हैं कि आसान शिकार की तलाश में वो आते हैं बस्तियों में, तो हम देखते हैं कि ज्यादातर उनके हमले महिलाओं पर होते हैं, बच्चों पर होते हैं। तो उनको लगता है कि वहां प्रतिरोध शायद कम होगा। क्या ऐसा समझ में आता है आपको कि तेंदुआ उन पे या गुलदार जो है महिलाओं या बच्चों को ही टारगेट करता है आमतौर पे? क्यों करता हो? क्या इसीलिए करता है कि वहां पे प्रतिरोध की कम वो रहती होगी उसे? देखिए क्या है कि बच्चों को उठा के और भागना बड़ा आसान होता है। अगर वो बच्चों को बस्ती में आके पकड़ता है तो उसको
आसानी से वो लेके कहीं दूर भाग सकता है। और औरतों पे हमले करने का कारण ये है कि औरतों को मारने के अवसर उनके पास बहुत रहते हैं। क्योंकि हमारी औरतें ही हैं जो जंगलों में अकेले खेतों में काम करती हैं। हमारी औरतें ही हैं जो अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए बहुत दूर-दूर अकेली-अकेली जंगल में जाती हैं। तो ये सोचना कि वो औरतों पे हमला करता है, आदमी पे नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब आदमियों ने वो काम किए हैं, जंगल में अकेले जाके या खेतों में काम किए हैं या अकेले उन्होंने देखा है, तो उन्होंने आदमियों को भी मारा है। लेकिन क्योंकि अफ़सर ज़्यादा हैं, औरतें ये सारा काम करती हैं, गुलदार के लिए देखिए कितने से भी कितना तगड़ा आदमी हो, उसे मारना उसके लिए बहुत आसान है। क्योंकि वो जब आप पे हमला करेगा तो वो सामने से नहीं आता। वो आपको साइड से या पीछे से कहीं से हमला करेगा, वो आपको नीचे गिरा देगा, चाहे आप कितने भी तगड़े हों आदमी। और जैसे ही आप नीचे गिरते हैं, आपका बैलेंस खराब होता है, वो सीधे गला पकड़ लेता है और जहाँ उसने गला उसके दाँत यहाँ चुभ के फिर आप कितने भी तगड़े हों, आदमी हो, औरत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सोचना कि सिर्फ़ औरतों पे ही हमला करता है, वो इसलिए कि उसको औरतों को पकड़ने के मौके ज़्यादा हैं। हम्म। तो वहाँ बच्चों और औरतों पर हमले बाघ के या गुलदार के क्यों बढ़ते हैं, जो ऐसा बता रहे हैं। हाँ, हालांकि जैसे आप बता रहे हैं कि अभी उसने पौड़ी के पास गजर्ड गांव है, वहां पे एक आदमी पे हमला हुआ है। और बहुत मतलब कम ऐसे मौके आए हैं कि जब किसी आदमी पे हमला हुआ, वो मारा गया हो। तो एक 42 साल का आदमी था, गजर्ड गांव में पौड़ी के पास, उस पे हमला हुआ है। उससे पहले दूसरी जगहों पे हमले हुए हैं। लैंसडाउन में 7 साल की महिला पे हमला हुआ है। पोखड़ा में एक छोटी बच्ची को घर से उठा के ले गया बाघ। सतपुली के पास पौड़ी की जिले में ही कोई नेपाली श्रमिकों के बच्चे थे, उनको जो है उठा के ले गया टेंट से। जॉय भाई, ये जो पैटर्न में आपको कुछ लग रहा है कि क्या हम ये माने कि वो एक ही तेंदुआ होगा या एक ही गुलदार होगा, जो जैसे पौड़ी के सराउंडिंग में हमले हुए हैं, अभी रिसेंटली जो हमले हुए हैं, क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक ही तेंदुआ हो सकता है, नरभक्षी, या और भी होंगे? देखिए अगर पौड़ी की देखिए पोखरा हो गया आपका सतपुली ये तो दूर हैं, ये पौड़ी से दूर हैं और वो हमले करने वाले दूसरे गुलदार हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी हमारे यहाँ घटना हुई, आपके पौड़ी में क्या हुआ कि आपके नयालगढ़ का एक एक आदमी था, जो कि रातों को कभी-कभी चलता था। काफ़ी देर में रात में, थोड़ा-सा मानसिक रूप से भी वो ठीक नहीं था। तो वो गायब हो गया अचानक। वो गायब हो गया, तो फिर लोगों ने कहा यार वो आजकल दिख नहीं रहा, क्या हुआ? तो उसकी चप्पलें कहीं रास्ते में पड़ी हुई दिखी लोगों को। तो फिर चप्पलें देख के उसकी ढूँढ हुई तो सड़क से नीचे उतर के जब लोग झाड़ी में गए, तो वहाँ पे वो उसकी लाश उसे लोगों को खाई हुई मिली। उसका सर एक तरफ था, उसकी पूरी बॉडी खादी थी, उसका पैर एक बचा हुआ था, सिर्फ़ पैर बचा था उसका। तो लोग जब उसको लेके आए ऊपर, उस बॉडी को, तो सड़क पे लेकर ही आए थे तो उनको सूचना मिली कि कोटी गाँव में एक औरत को मार दिया गया। तो कोटी गाँव उस जगह से बहुत दूर नहीं था, वो मुश्किल से बाग का जो रास्ता है, वो 700 मीटर रहा होगा। और कोटी गाँव में औरत को मारने के बाद तीसरा जो हमला हुआ है, वो आपका हुआ है यहाँ पे ढंडरी गाँव। तो अगर आप बाग का एक वो गुलदार का रास्ता देखें, क्योंकि वो सड़क-सड़क नहीं चलता, सड़क से देखेंगे तो आप 35 किलोमीटर या ये है। उनके अपने पहाड़ से चले, धार से उतरे, तो वो मुश्किल से 5 किलोमीटर है मैक्सिमम। और अगर आप दूरी देखते हैं, जहाँ पे पहली घटना हुई और अभी जो गजल्ट है, तो गुलदार अगर अपने रास्ते चलता है पहाड़ से, तो वो 20 किलोमीटर से कम है दूरी, या 15 किलोमीटर होगी मैक्सिमम। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये एक ही गुलदार। हालाँकि परमिट तो 3 इश्यू करे सरकार ने, अलग-अलग गुलदार उनको मानते हुए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक ही गुलदार बिगड़ा है और वही सारे हमलों को अंजाम दे रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये एक ही गुलदार है, हो सकता है, जैसा आप हो अनुमान सकता लगा रहे हैं, जिस तरह हो सकता हो सकता है, जिस तरह आप उसके बिहेवियर को देख के, और उसकी जो जो हमला करने की जो जो हालात हैं उसको देख बता के अनुमान लगा रहे हैं,
तो फिर हम मतलब हमारे पास इतना सिस्टम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और मतलब तेंदुआ या गुलदार कोई आज की घटना नहीं है हमारे यहाँ तो। सदियों से मतलब एक सदी हो गई है जब जिम कॉर्बेट साहब ने रुद्रप्रयाग के तेंदुए को, वो तो खैर बाघ उसमें आया था। हाँ लेपर्ड ही था, रुद्रप्रयाग के लेपर्ड था। तेंदुए को मारा था, हाँ, कुमाऊं का तेंदुआ। गुलदार था। हाँ लेपर्ड था। हाँ तो कुमाऊं का जो था लेपर्ड, उसको भी मारा था। मतलब हमारी यहाँ तो तेंदुओं को हमले की एक पुरानी परंपरा है। मतलब उनके हमले कोई आज की घटना नहीं है। हमारे यहाँ गीत भी बने हैं, फां बागरे हो गया, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी 90s में गीत लिखे हैं, सुमा हे निहोणिया सुमा ढांडा न जा। मैंने भी 96 में 95 96 में पाबो में जो है वो जो दहशत फैली थी बहुत भयानक पाबो इलाके में, उसको भी कवर किया था। वहां भी गया था तो बहुत भयानक मतलब दहशत थी उस इलाके में। तो हमारे यहाँ मतलब तेंदुए या गुलदार की वो कोई नई बात तो नहीं है। तो हम सिस्टम नहीं है हमारे पास, हम डेवलप नहीं कर पाए हैं इतना कुछ। जब ये नियमित घटनाएं हो रही हैं हर साल, तो हम कहाँ चूक रहे हैं? मतलब फॉरेस्ट कहाँ चूक रहे हैं, सरकार कहाँ चूक रही है कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, या हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, या हम उसे मार नहीं पा रहे, ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कि हम लोगों का सवाल है, तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत पुराने वक्त से हमला होता है। मुझे लगता है जब से इंसान और पशु इस धरती पे आया है, तो ये संघर्ष तो जारी है, जो है कोई नया नहीं है। और आप हम लोग जिम कॉर्बेट के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके अलावा कई मैनीटर हुए हैं, और उस समय कई शिकारियों ने मारे मारे हैं, जिन्होंने कुछ कहानियां उसकी नहीं लिखी तो लोगों को पता नहीं है। लेकिन आप अखबारों की अगर पुरानी कटिंग देखेंगे तो दुनिया भर के हमले हुए हैं। आपके चक्राता के पास एक टाइगर था जिसने कई लोगों को मारा, चक्राता, ये मसूरी के पास वाला चक्राता। और इस तरीके से बीसियों हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस समय क्या था कि जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार, वो बड़ी सीरियस थी इन मामलों में। और उनको अगर किसी फौज को भी लगाना पड़ता था मैनीटर मारने के लिए, तो पूरी फौज को भी लगा दिया करती थी वहां पर। और कुछ अंग्रेज ऑफिसर ऐसे भी होते थे कि जब उनकी छुट्टियां होती थी तो वो इंग्लैंड न जाके ये कहते थे कि यार हम इसको मारने जाएंगे। और आपके रुद्रप्रयाग का जो मैनीटर था, जब लैंसीडाउन से गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही जब छुट्टी जाते थे, तो वो कहते थे कि तुम यहाँ से राइफल ले जाओ, और अगर तुम उसे मारोगे हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, और तुम्हारा एक रैंक भी बढ़ा देंगे। तो मुझे लगता है कि जितने सीरियस शायद वो लोग इस संघर्ष के लिए थे, हम लोग नहीं। ये सच है। और वो इंसान की जान की कीमत जो है, मुझे लगता है वो बहुत मतलब वो बहुत ज्यादा, उसकी कोई कीमत नहीं है। और हम उसको शायद उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, आपके लिए, हमारे लिए सिर्फ एक मौत होती है, लेकिन जिसके परिवार का आदमी मरता है, उसको उसका पता होता है कि वो क्या होता है। तो हम लोग जितनी सीरियसली इस समस्या को लेना चाहिए, हम लोग बहुत जल्दी उसे भूल जाते हैं। देखिए, आजकल चल रहा है, सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, आप भी मुझसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, हम लोग इसे भूल जाए। तो ये हमारा सही समय है कि हम लोग जो है इस समस्या का कोई ना कोई मिलके समाधान निकाले। वरना इस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड में लोगों का रहना दूभर, बिल्कुल गांव के लोग रह ही नहीं पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि देखिए, आपने कहा कि पूछा कि फॉरेस्ट वालों के पास क्या ऐसा सिस्टम नहीं है। तो देखिए, नरभक्षी को सबसे पहली चीज होती कि पहचान, उसको आइडेंटिफाई कर। अब आपके एक ही इलाके में अगर आप शाम को घूमेंगे, रात के वक्त में, और आप ये सोचेंगे मुझे सिर्फ गुलदारी देखना, आप टॉर्च में कहीं घूमेंगे, पैदल चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, तो आपको 4-5 गुलदार भी दिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये उनको सीखना पड़ेगा। और उसको सीखने के बाद आपको उस जानवर को आप ट्रैंक्विलाइज करें या फिर जो भी करें, तो देखिए, इसके लिए अगर मैं कहूँ तो सारा काम फॉरेस्ट गार्ड पे छोड़ दिया जाता है। फॉरेस्ट गार्ड को अगर आग भी लगती है जंगल में तो फॉरेस्ट गार्ड है, अगर आपका बाग भी लगता है तो फॉरेस्ट गार्ड है। उस फॉरेस्ट गार्ड को कोई ट्रेनिंग नहीं है।
उनको ना बाघ पकड़ने की, ना उनको ये मालूम है कि मेल फीमेल का कैसा पंजा होता है, कैसे पहचानते हैं मेल को फीमेल को, ना उनको आग बुझाने की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो हकीकत क्या है कि हम इन संघर्षों के लिए जैसे तैयार होना चाहिए वैसे हैं नहीं। कागजों में है, कागजों में हम काफी मजबूत हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो संघर्ष तो चलता रहेगा, संघर्ष खत्म नहीं। जी, तो जॉय भाई बता रहे हैं कि हम तैयार नहीं है, हमारे पास सिस्टम तैयार नहीं है, भले ही जो तेंदुए का आतंक है वो उसकी एक लंबी उसका लंबा इतिहास है तेंदुए के हमलों का, लेकिन हमारी तैयारी वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए। और यही वजह है कि मैं कुछ दिन पहले जो पर्यटन मंत्री है सतपाल महाराज, उनका बयान सुन रहा था कि पोखरा में जिस तेंदुए ने मतलब हमला किया, जब मारा किसी को, महिला को या बच्चे को, वो जब उसको मारने की बारी आई तो कोई और ही तेंदुआ मार दिया गया। ऐसा सतपाल महाराज का बयान है कि वो गलती हो गई, पहचान नहीं पाए। जैसा जॉय भाई बता रहे हैं कि आदमखोर को पहचानने का जो है। तो जॉय भाई, आप 14 साल से आप लगातार पीछा कर रहे हैं तेंदुओं का, आदमखोर जो गुलदार हैं। आपने वन विभाग की भी कई बार मदद की है। वन उनको तेंदुओं को, आदमखोर को, नरभक्षी को मारने में या उसको पकड़ने में या उसको पिंजरे में पकड़ने में। तो क्या कैसे आप लोग अंदाजा लगाते हैं या पता लगाते हैं, या क्या तरीका है कि हम आदमखोर को पहचान सकते हैं? आप लोग कैसे पहचानते हैं? देखिए, एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पहले ये पता करना पड़ता है कि हमले करने वाला जो है वो नर है कि मादा है। ये पहचान सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम लोग इस फ़ील्ड में काम करते हैं तो हम देख के ज़्यादातर ये बता देते हैं गुलदार को देख के कि ये नर है कि मादा है। कोई-कोई मादा ऐसी होती हैं, बहुत 100 में 1 या 2 मादा ऐसी होती हैं, जिनको हम भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके भी कंधे उतने ही चौड़े, उतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, सर भी उतना बड़ा होता है। लेकिन आम तौर पे हम देख के, जो इसमें दिलचस्पी रखता है या देखता है या शिकारी, वो देख के ये बता देता है। तो सबसे पहले घटना स्थल पे हम जाके उनके पंजों को देखते हैं। अगर वहाँ पर आपको पंजों के निशान दिख गए, तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि नर है कि मादा है। फिर आपने देखना है कि उस इलाके में कितने नर या मादा है, जो भी है जिसने भी हमला किया है, वो कितने एक्टिव है। माना मादा ने किया तो आप जितने भी नर हैं आप उनकी तरफ देखोगे भी नहीं, देख के उनको आप छोड़ दोगे। फिर आपके जितनी भी मादा हैं आप उनकी जो गतिविधियाँ हैं उस पे नज़र रखोगे। और देखिए, इन सबको करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने 40-40 घंटे बिना सोए, 24-24 घंटे, मैंने क्या शिकारियों ने, जितने भी शिकारी हैं, तो 24-24 घंटे बिना खाए उनको पहचान के तब उनको मारा है। तो ये है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको नींद भी अपनी ये सब काम करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो आपने 47 गुलदारों का शिकार किया है, नरभक्षी गुलदारों का, उसमें आपको ज्यादातर मेल मिले या फीमेल? मतलब आपने जो शिकार किए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, कई लोगों की ये धारणा है कि फीमेल ज़्यादा हमला करती है। लेकिन वो क्या है, आपके जो हमारे बब्बर शेर जो लायन होते हैं उनमें है ये। लेकिन हमारे गुलदार तो ये अकेले-अकेले रहते हैं, भूख दोनों को लगती है। किसी के भी दिमाग में ये आइडिया आ सकता है कि आदमी पे हमला करते हैं। तो करीब-करीब जो मैंने मारे हैं उसमें नर थोड़े ज़्यादा हैं, मादा थोड़ी कम है। तो ये सोचना कि नर करता है, मादा करता है, ये कुछ नहीं है। भूख दोनों को लगती है, आइडिया किसी के भी आ सकता है। तो ऐसा एकदम से ये कह देना कि मादा ही मादा करती, नर नहीं करते हैं या ज़्यादा करती हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो मतलब हम ये पहचान आसान नहीं है कि ये मतलब हमले जो है कोई भी कर सकता है, नर हो या मादा हो। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई मादा ही जो है अपने शिकार की तलाश में जा रही है। जॉय भाई, मैंने कुछ टाइम पहले WII जो है, वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो देहरादून में है, उनके एक बड़े अधिकारी से बात की थी। तो
उन्होंने इस ओर इशारा किया कि भाई हमारे पहाड़ों में खासकर पौड़ी गढ़वाल जिले में या दूसरी जगहों पे शिकारी ज्यादा हैं, शिकार बंदूकें ज्यादा हैं, सॉरी उन्होंने ये लफ्ज यूज किया था, बंदूकें ज्यादा हैं, इसलिए गुलदारों का भोजन कम पड़ गया है जंगल में। तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्या ऐसा हो रहा है कि अवैध शिकार बढ़ रहा है इसका, इसलिए जो है जंगल में तेंदुओं को या गुलदारों को भोजन नहीं मिल रहा है, उनका जो नेचुरल भोजन है, ऐसा आपको भी इसका अंदाजा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने वो समय भी देखा है कि जब काफी लोग शिकार किया करते, और शिकार बंद होने के बाद भी काफी खुलेआम शिकार होता। लेकिन पौड़ी के आसपास पिछले, अगर मैं कहूं, करीब आपके 15 साल से, जब से ये मोबाइल आए, तो शिकार लगभग बिल्कुल बंद हो चुका। किसी शिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके जंगल में शिकार करे। और ये मोबाइल एक ऐसा हो गया कि गांव में देखिए, आपके गांव में ये माहौल हो गया है कि आपके घर के बगल में ही पुलिस वाला है, आपके घर के बगल में पटवारी है, आपके घर के बगल में ही पत्रकार है। तो ये मोबाइल से जो है, ये शिकार पे बहुत जबरदस्त अंकुश लगा है। तो ये कह देना कि पौड़ी जिले में ज्यादा बंदूकें हैं, मुझे लगता है पौड़ी से ज्यादा टेहरी में बंदूक। तो कुछ चीजें, मतलब ये कहने, देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें कहनी बड़ी आसान होती है, क्योंकि आप उन चीजों को कह के अपनी जिम्मेदारी को से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि आप उस तरीके से रिसर्च नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे जाके। मैं किसी को हर्ट करना मेरा पर्पज नहीं है, लेकिन यह है कि सिर्फ ये कह देना कि वहां पर शिकारी है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल आसानी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये कारण नहीं। कारण ये है कि आपके गुलदारों की संख्या बहुत ज्यादा हो, उनके लिए जंगल में जो है आप भोजन उतना नहीं रह गया है। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग पहले जब जाते थे आपके कंडोलिया के रास्ते खिरसू, तो रास्ते में हमें सुबह या शाम को कई काकड़ जो है ऊपर नीचे आते हुए दिख जाया करते, या घुरड़ का भी रास्ता क्रॉस करते हुए। लेकिन आज के दिन ये हो गया है कि जब हम जाते हैं तो हमें नहीं दिखते हैं। कभी कोई दिख गया तो दिख गया। उसकी वजह यह है कि गुलदारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने जंगल खाली कर दिया। और मैं उस सिलसिले में इसी सिलसिले में मैं कुछ ऐसे जिलों में गया हूं, पिथौरागढ़, आपके बागेश्वर। तो वहां पर मेरी बात हुई जो वहां पे वन प्रभाग के जो अधिकारी थे। मैंने कहा, आपके यहाँ के गुलदार जिंदा हैं कैसे? आपके यहाँ शिकारी नहीं है? तो शिकार शिकारियों ने नहीं करा। शि- क्योंकि गुलदार मांसाहारी, वो रोज ही खाते हैं उनको। तो वो जंगल में अगर कहीं शिकार कम हुआ है तो गुलदारों ने कम किया, शिकारियों ने नहीं किया। शिकारियों का अगर रोल कहीं होगा भी तो बहुत कम है। तो ऐसा कह के अपना पल्ला नहीं, ऐसा नहीं। तो वन विभाग ये वाले एक आसानी से ये बात। ये ट्रेंड जी है। जी। देखिए, हम्म। कुछ हमारे ट्रेंड हैं कि साहब हमारा जंगल कम हो गया है। ऐसा नहीं है, जंगल हमारा बड़ा है। तो कुछ चीजें बड़ी आसान होती कहने में, इसलिए आदमी कह देता है। तो एक अपनी जिम्मेदारी दूसरे के मत्थे मढ़ देना भी एक ये तरीका है कि आप शिकारियों के मत्थे मढ़ दिया कि साहब शिकार, अवैध शिकार चल रहा है, इसलिए जो है तेंदुओं को या गुलदारों को भोजन नहीं मिल रहा है उनका। ये आपको आप और जॉय भाई। गहराई में जाना, और गहराई में जाना जी पड़ेगा आपको, बिल्कुल गहराई। जी। तो आखिरी सवाल जॉय भाई, अब आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि गुलदारों की संख्या बड़ी है और सरकार के पास कोई डेटा है नहीं अवेलेबल कि वाकई जो वास्तविक संख्या है वो है कितनी। तो एक तो ये कि मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि वास्तविक संख्या में कितने गुलदार हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में। और दूसरा ये कि क्या सॉल्यूशन दिख रहा है अभी तत्काल जो है आपको? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि मैं तो एक आम आदमी की तरह, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं जो कि इस बारे में सोचते हैं, जो कि हमारी पॉलिसी बनाते हैं, और
सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी वही फॉलो करना पड़ता है, जानते बूझते हुए भी कई चीज़ें जो कि एक पॉलिसी सरकार की है। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि उनकी संख्या को बिल्कुल सीमित किया जाए और क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आपको ये फिर ये तय करना पड़ेगा क्योंकि देखिए क्या है कि सबसे ज़्यादा हमारे प्रभावित कौन है? हमारे गाँव वाले और गाँव से जो पलायन हो रहा है उसकी बहुत सारी जानवर भी उसकी एक बहुत बड़ी है और हमारे सारे गाँव खाली होते जा रहे हैं। और एक तरफ तो हम ये भी सुन रहे हैं कि कहा जा रहा है कि साहब बॉर्डर में हम लोग नए गाँव बसाएँगे। ठीक है, आप नए गाँव बसाएँगे उसमें रहेगा कौन? उन गाँव में फिर आपको फ़ौज रखनी पड़ेगी, आदमी तो कोई रहेगा नहीं इन हालातों में। क्योंकि जो गाँव में रहता है उसके पास सिर्फ़ करने के लिए 2 ही काम होते हैं, या तो वो जानवर पालेगा या फिर वो खेती करेगा। और जब वो जानवर पालेगा या खेती करेगा तो उसके लिए उसे दूर-दूर भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो जानवर फसल भी नहीं रहने दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं जंगली जानवर हिंसक होके आदमियों को मार रहे हैं, तो आदमी गाँव में क्यों रहेगा? मुझसे एक महिला ने ये बोला कि सरकार जो है, वो हमें फ्री राशन ना दे। हम बहुत ज़्यादा अपने खेतों में उगा लेते थे। उसने मुझे अपने खेत दिखाए तमाम जिसमें झाड़ियाँ हो गई थी। उसने ये बताया कि जानवरों की वजह से ये कई सालों से खाली। तो ये हमारी इस समय बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ और इसको किसी न किसी उसमें पहुँचना पड़ेगा वरना ये पहाड़ के गाँव सारे खाली हो जाएँगे। आप कितनी भी बातें कर लेंगे, अगर आप और योजनाएँ भी चला देंगे, जब तक इस जानवरों वाला समाधान नहीं मिलेगा, आपके गाँव खाली होने से नहीं बचे। तो जब तक जानवरों के जो हमले बढ़े हैं, खासकर तेंदुए के, गुलदार के, भालू के, ये अब तो बंदर भी जो है गांव-गांव पहुंच गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। भालुओं के हमले बढ़े हैं इस बीच, और आदमखोर तेंदुए ने तो दहशत फैलाई हुई है। असली सवाल ये है कि सरकार इनकी संख्या को नियंत्रित कैसे करती है। अच्छा, जॉय भाई, बस आखिरी में चलते चलते ये जो नियंत्रित करने का आप तरीका बता रहे हैं, ये क्या होता है आपकी भाषा में? मतलब कैसे संख्या को नियंत्रित करने का जो आप कह रहे हैं, उसका क्या देखिए, मतलब हुआ? मैं आपको देखिए एक अभी पूना के पास एक जगह है शिरूर, तो वहाँ पे 3 हफ्ते में 3 आपके लोगों को मार दिया गुलदार द्वारा। तो उन लोगों ने आप देखिए उन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने 3 दिन में 12 गुलदारों को कैच करा और 12 गुलदारों को कैच करा। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहाँ के जो वन मंत्री थे, उन्होंने 1000 पिंजरे भेजे वहाँ कि यहाँ के आस-पास के जितने भी गुलदार हैं इनको पकड़ा जाए और साथ में उन्होंने कहा कि इनकी नसबंदी भी कराई जाए। तो वो जो महाराष्ट्र सरकार है, वो भी हिंदुस्तान की ही एक सरकार है, एक सूबे की सरकार है। तो जितने सीरियसली वो इस चीज़ को कर रहे हैं, वहाँ के वन मंत्री का मैंने बयान पढ़ा, तो उनका ये कहना था कि जो पीड़ित परिवार है, जब मैं उनके सामने गया, तो मैं उनसे अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा। तो अ, ऐसा नहीं है, ये है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको उस तो प्रॉब्लम को जो उतनी सीरियसली लेना चाहिए। तो नसबंदी भी तो उसका एक तरीका है। हमारे कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे कि कभी गुलदार हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पे गुलदार कम हो गए। जिस तरीके से हम चीते लेके आए, कि चीता साहब हिंदुस्तान में खत्म है लेकिन किसी मुल्क से हम लेके आए उसे पालने के लिए। तो उसी तरीके से बहुत सारे मुल्क हैं जिनके यहाँ गुलदार होते थे अब नहीं है, उनको आप भेज सकते हैं, उनकी नसबंदी कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र वालों ने अभी कहा है। तो अगर समाधान करने के लिए बैठेंगे और भी रास्ते हो सकते हैं। लेकिन एक बार ये तय करना पड़ेगा कि आपको ये करना है। तो समाधान के रास्ते बहुत हैं। अगर सरकार चाहे तो महाराष्ट्र में भी फैसला हुआ है कि तेंदुओं की संख्या को कैसे नियंत्रित करना है। उत्तराखंड में भला क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास तो बहुत अतीत रहा है तेंदुओं के हमले का, और ये अभी भी वहाँ के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की प्रायोरिटी में इंसानी जान की कीमत कितनी है और है भी कि नहीं है। तो जॉय उकिल पौड़ी से मेरे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत डिटेल से इस समस्या को, जो इंसाइट है इस समस्या के भीतर की जो कहानियां हैं और जो समाधान वहां से निकल सकते हैं वो आपको समझाया। जॉय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय मुझे दिया और बहुत डिटेल में इस चीजों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉय उकिल पौड़ी से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।